जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल 2पाई ऐप पे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन और थंबनेल पे, आज जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का मैं शुरुआत करने वाला हूँ आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव का। ठीक, उधर जो है इंजीनियरिंग मटेरियल मैं भी रोक करके थोड़ा रख रहा हूँ, है ना। उसमें भी एक दो वीडियो और बनेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट का था कि ऑटोमोबाइल सर पहले करवा दीजिए, तो मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पहले लेकर के आ रहा हूँ वीडियो। उसने कहा कि सर 5 अगस्त तक जो है अपलोड कर दीजिएगा वीडियो। तो 306 क्वेश्चन है, तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो बना करके, ताकि जो है उस स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो पहले ला रहा हूँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कुछ NHPC जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। NHPC जेई का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया दोस्तों हम लोग का, है। जिसका भी एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा वो ज़रूर, मतलब कि आपको लोग का जो है रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर ही होगा। जैसा कि जो मैंने लास्ट टाइम जो रिवीजन करवाया था, अगर वो आप लोगों ने किया होगा तो 30 to 40 क्वेश्चन तो डायरेक्ट उससे आएगा। क्योंकि मैंने उसमें थ्योरेटिकल उतना नहीं करवाया था, टाइम उतना नहीं मिल पाता है ना। एक ही वीडियो में पूरा कवर कर पाना, तो ज़्यादा मैंने जो है उस पर न्यूमेरिकल पर और जो है फॉर्मूलाज पर वर्क किया था। तो डायरेक्ट जो है फॉर्मूला ज़्यादा पूछे गए थे और स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा था NHPC जेई में। तो चलिए उसके लिए कोई बात नहीं। तो ऐसा देखा गया क्या कि जो भी TCS का एग्ज़ाम जो भी आजकल जो कंडक्ट कराया जा रहा है जो TCS के द्वारा, उसमें जो है क्या होता है कि RS खुरमी और RK जैन से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन और अगर बात करें जो खुद जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे DRDO हो गया, सेल हो गया, ये सब में क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। लेकिन अगर बात करें जो TCS क्वेश्चन जो बनाता है, वो अब क्या कर रहा है, वो थ्योरेटिकल उठाता है। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, एक छोटा छोटा मतलब कि हर एक टॉपिक का वीडियो आपको थ्योरेटिकली पूरा डिटेल में कवर करवाऊंगा। बाकी इधर जो ऑब्जेक्टिव चलता ही रहेगा। RS खुरमी अभी ऑटोमोबाइल खत्म हो जाएगा तो सिर्फ दो टॉपिक बचेंगे इसमें, प्रोडक्शन और आपका वर्कशॉप। ठीक, वो करवा करके और RK जैन में शुरू करूँगा। ऑब्जेक्टिव चलता रहेगा इधर, और शॉर्ट वीडियोज भी हर एक टॉपिक का पूरा डिस्क्रिप्टिव में वो भी चलेगा। ठीक, तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमोबाइल। बोल रहा है कौन सा इसमें जो है ऑटोमोबाइल का इसमें जो है ऑप्शन में नहीं है। तो मोटरसाइकिल हम लोग क्या है, तो ये हम लोग का ऑटोमोबाइल है। पैसेंजर कार ऑटोमोबाइल है, ट्रक ऑटोमोबाइल कार है, एरोप्लेन नहीं है। तो हम लोग कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे। ऑटोमोबाइल आता है क्या, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल जो बोलते हैं, जो कि ग्राउंड पे चले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत उसको कैटेगराइज करते हैं। तो जो कि एरोप्लेन भी हम लोग क्या है, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल ही है, लेकिन ये क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग का ग्राउंड में नहीं चलता, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये ऑटोमोबाइल के अंतर्गत हम लोग का क्या है, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर C नंबर जो है ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक, सेकंड नंबर है, in a unit type body, that is frameless body, design the sheet metal parts are welded together forming a framework to which outer skin is attached। सेकंड नंबर, दो तरह का हम लोग का क्या होता है, फ्रेम बॉडी होता है। एक हम लोग का होता है यूनिट टाइप बॉडी, या तो इसको फ्रेमलेस बॉडी बोल लीजिए, और एक होता है हम लोग का बॉडी एंड फ्रेम टाइप। एक क्या होता है हम लोग का, बॉडी एंड फ्रेम टाइप। तो बॉडी एंड फ्रेम टाइप में मैंने क्या बोला, एक होता है हम लोग का बॉडी एंड फ्रेम टाइप, और दूसरा हम लोग क्या हो गया, ये यूनिट टाइप, जिसको हम लोग फ्रेमलेस भी बोलते हैं, यूनिट टाइप। तो बॉडी एंड फ्रेम टाइप में क्या आता है, बॉडी अलग बनता है और फ्रेम अलग बनता है, दोनों को बोल्ट किया जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, यूनिट टाइप फ्रेमलेस में हम लोग का वेल्ड कर दिया जाता है एक साथ, ताकि जो है इसमें इंटीग्रल पार्ट दोनों एक ही साथ होता है और एक ही साथ अटैच कर दिया जाता है, वो वेल्ड कर दिया जाता है एक साथ। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हम लोग यूनिट बॉडी, या फिर कह लीजिए फ्रेमलेस बॉडी, या फिर इसे कह सकते हैं मोनोकॉक बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, मोनोकॉक बॉडी, या तो इसको बोल सकते हैं मोनोकॉक बॉडी। ठीक, तो ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, A नंबर 2 का A। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, इन कंपेरिजन टू फ्रेम टाइप कंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये फ्रेम बॉडी एंड फ्रेम टाइप में आता है। ये बोल रहा है कंपेरिजन किसे करा, फ्रेम टाइप कंस्ट्रक्शन और फ्रेमलेस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल इज इकोनॉमिकल व्हेन प्रोड्यूस्ड इन डैश नंबर।
बोल रहा है अगर फ्रेम टाइप को फ्रेमलेस से अगर ये हम लोग क्या करें कंपैरिजन करें, तो जब हम लोग लार्ज नंबर बनाएंगे ना तभी हम लोग क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, सस्ता पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग का बी नंबर करेक्ट। 4 नंबर, द टॉर्क अवेलेबल एट द कॉन्टेक्ट बिटवीन ड्राइविंग व्हील एंड रोड, है ना। इसमें सी और डी नंबर हम लोग का मिस कर रहा है। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है 4 का, क्लच एफर्ट, और डी में नॉन ऑफ दीज। ठीक, सी में है हम लोग का क्लच एफर्ट और डी में हम लोग का नॉन ऑफ दीज। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो टॉर्क अवेलेबल हो रहा है हम लोग किसके कॉन्टेक्ट बिटवीन ड्राइविंग व्हील और रोड के बीच में, तो ड्राइविंग व्हील और रोड के बीच में जो भी कांटेक्ट बनेगा उसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। ट्रैक्टिव एफर्ट हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जो है पूरा इसमें ऑटोमोबाइल केस में ट्रैक्टिव एफर्ट का ही इसमें जो है कंसिडर किया जाएगा। तो क्या बोला, ड्राइविंग व्हील और रोड, है ना, जो हम लोग का ड्राइविंग व्हील जो हम लोग का चक्का है और जो हम लोग का रोड है, दोनों के बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो टॉर्क वहां पे लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रैक्टिव एफर्ट। क्या बोलेंगे, ट्रैक्टिव एफर्ट, बी नंबर। तो अगर ट्रैक्टिव एफर्ट देखा जाए तो कैसे निकालते हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट कैसे निकालते हैं बताइए, सॉरी ट्रैक्टिव एफर्ट में जो टॉर्क हम लोग का निकलेगा ये कैसे निकलेगा, है ना। तो टॉर्क जो है, टॉर्क यहाँ पर जो है हम लोग किस तरह से लेते हैं वो देखिए। अगर बोले इंजन टॉर्क निकालने के लिए, टी से डिनोट कर रहा हूँ, अगर इंजन टॉर्क निकालने बोले तो किस तरह से निकालते हैं, जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं इंजन टॉर्क कैसे निकलेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ब्रेक पावर होता है हम लोग का, मैंने बताया है इसको, जो भी आईसी इंजन का जो पार्ट है ना वो पूरा हम लोग इसमें ऑटोमोबाइल में पढ़ना है। अभी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल ऑटो साइकिल सभी इसी में फिर से सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो लगभग जो है 100-150 क्वेश्चन तक हम लोग का पूरा वही कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद ही कुछ टायर का, क्लच का, गवर्नर का, ये सब कुछ का आएगा, वो ऑटोमोबाइल में के अंतर्गत आता है। ठीक, तो बीपी को जो हम लोग जानते हैं ब्रेक पावर क्या होता है, जो हम लोग का क्रैंक शाफ्ट में जो हम लोग का पावर मिलता है जो एक्चुअली डेवलप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर इक्वल टू मैंने क्या बताया था, 2 पाई एन टी अपॉन 60, ये हम लोग का ब्रेक पावर था। तो ये जो टी है, यहाँ पे जो टी है हम लोग का, ये टॉर्क, ये हम लोग का है, ये हम लोग कहते हैं इंजन टॉर्क। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग इंजन टॉर्क। ठीक, तो अगर ये टी हम लोग यहाँ से निकाले तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, टी हम लोग का हो जाएगा ब्रेक पावर इंटू 60 अपॉन 2 पाई एन। तो ये हम लोग का यहाँ से हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का निकल के आया क्या, इंजन टॉर्क। क्या निकल के आ गया हम लोग का, इंजन टॉर्क यहाँ पर से हम लोग का निकल के आ गया। अब अगर हम लोग बात किया जाए ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में, ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में, जो कि हम लोग का लग रहा है किससे किसके बीच, तो ट्रैक्टिव एफर्ट लग रहा है हम लोग का ड्राइविंग व्हील और हम लोग किसका, तो रोड के बीच में। तो ड्राइविंग व्हील का हम लोग का टॉर्क क्या होगा, वो कैसे निकलेगा, TW से डिनोट करते हैं, TW। तो TW इक्वल टू हम लोग क्या होता है, TW हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग का ओवरऑल गियर रेशियो, G कैपिटल G, जो ओवरऑल गियर रेशियो है, मल्टीप्लाई इफिशियंसी ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट, ओवरऑल बोल सकते हैं इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी ऑफ T से, है ना, और किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये जो हम लोग मैंने अभी निकाला क्या, इंजन टॉर्क, ये तीनों का जो है प्रोडक्ट हम लोग क्या कहलाता है, तो ये हम लोग कहलाता है हम लोग का व्हील टॉर्क। ये हम लोग क्या है, व्हील ड्राइव टॉर्क, ड्राइविंग व्हील टॉर्क में लिख दे रहा है यहाँ पे, ये कहलाता है हम लोग का ड्राइविंग व्हील टॉर्क, ड्राइविंग व्हील टॉर्क। ठीक, तो ये G क्या है, ये G यहाँ पर मैंने क्या बोला, G यहाँ पर जो है ओवरऑल गियर रेशियो है, क्या है, ओवरऑल गियर रेशियो है। तो ओवरऑल गियर रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो G इक्वल टू होता है हम लोग का क्या, गियर बॉक्स गियर रेशियो, गियर बॉक्स, जो गियर बॉक्स का गियर रेशियो रहेगा वो गियर बॉक्स गियर रेशियो, और किसका प्रोडक्ट है ये हम लोग का किसका है, तो हम लोग का फाइनल ड्राइव रेशियो, फाइनल ड्राइव रेशियो किसका हम लोग का हो गया, गियर बॉक्स गियर रेशियो, और फाइनल ड्राइव का रेशियो ही हम लोग का क्या कहलाएगा, ओवरऑल गियर रेशियो। क्या कहलाएगा, ये G जो हम लोग क्या है, ओवरऑल गियर रेशियो, ओवरऑल गियर रेशियो।
ठीक। तो ये ध्यान देना है, इसमें जो है छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। और ये इफिशियंसी ऑफ टी क्या है, ओवरऑल ट्रांसमिशन इफिशियंसी, या फिर ओवरऑल इफिशियंसी भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ओवरऑल ट्रांसमिशन इफिशियंसी, ओवरऑल ट्रांसमिशन इफिशियंसी, ट्रांसमिशन इफिशियंसी। जब भी कोई भी चीज जो फॉर्मूला को आप लोग याद कर रहे हैं, तो उसका जो है आप जो है नॉमेनक्लेचर जरूर याद रखें, नहीं तो क्या हो जाएगा वो, मतलब कि क्या क्या डिनोट आप किससे कर रहे हैं वो गड़बड़ हो जाएगा। एक ही चीज का डिनोशन सभी जगह अलग अलग से किया आता, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग याद रखें किसका मल्टीप्लीकेशन, जैसे मान लेते हैं कि ड्राइविंग व्हील टॉर्क कहीं TW से क्या रहा है, कहीं TD से दिया गया है, कहीं T से सिर्फ क्या रहा हो, तो कोई इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ओवरऑल गियर रेशियो और ओवरऑल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और इंजन टॉर्क का ये क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये हम लोग का प्रोडक्ट होगा। तो ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल कभी कभी पूछा जाता है यहाँ से, या फिर अगर ब्रेक पावर का होगा 2π/T/60, यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं इंजन टॉर्क निकाल लिए थे। तो हम लोग क्या है, मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रैक्टिव एफर्ट का ऑटोमोबाइल में बहुत यहाँ पे जरूरत आने वाला है अभी आगे क्वेश्चन में, ठीक। आइए 4th नंबर आते हैं। अच्छा 4 नंबर हो गया। 5 नंबर, द इंजन टॉर्क इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंजन स्पीड अप टू अ सर्टेन पॉइंट आफ्टर विच इट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन। इसका जो है ऑप्शन जो है नहीं है, ऑप्शंस क्या है 5 का। अच्छा करेक्ट और इनकरेक्ट है, ऑप्शन में पहले लिख दे रहा हूं। ए नंबर में हम लोग करेक्ट और बी नंबर में है इनकरेक्ट। ट्रू और फॉल्स के तौर पे पूछा है। बोला क्या है कि इंजन का टॉर्क इंक्रीज करेगा, इंजन का टॉर्क जो है इंक्रीज करेगा कब, किस कंडीशन में बोला, विथ इंक्रीज इन इंजन स्पीड, एन को जब बढ़ाएंगे तब, है ना, अप टू अ सर्टेन पॉइंट आफ्टर विच इट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन। एक सर्टेन पॉइंट तक ही उसके बाद क्या होगा, वो डिक्रीज करने लगता है। तो मैंने क्या बताया, टी इक्वल टू ब्रेक पावर इंटू 60 अपॉन 2πn, 2πn, है ना। तो ये n जैसे जैसे बढ़ाएंगे क्या होगा हम लोग का, ये बोल रहा है क्या इंजन रेशियो हम लोग का बढ़ेगा। ऐसे तो देख रहे हैं क्या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्या कुछ सर्टेन लिमिट तक यहाँ पे जो है पूछा है, क्या सर्टेन पॉइंट तक जो है हम लोग क्या होता है इंक्रीज करता है, उसका क्या करता है वो वापस जो है फॉल करने लगेगा, मतलब डिक्रीज करने लगेगा। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग का ट्रू है, ठीक, इस कंडीशन के लिए ट्रू है, इट्स अ सर्टेन पॉइंट के लिए पूछा है इसलिए, ठीक। तो कंफ्यूज मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द रोलिंग रेसिस्टेंस। रोलिंग रेसिस्टेंस बहुत ईजी है, मैं बता दूं रेसिस्टेंस क्या, यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या लिया गया है। ऑटोमोबाइल जब भी मतलब कोई व्हीकल चल रहा है, बाइक ही चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं या कार ही चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो क्या होता है बहुत तरह तरह का रेसिस्टेंस आता है, पैदा होता है वहाँ पर, जो कि हम लोग क्या है ऑटोमोबाइल को रोकने का कोशिश करता है। तो जब भी हम लोग का जो रेसिस्टेंस हम लोग का उत्पन्न हो रहा है, जो टोटल रेसिस्टेंस होना चाहिए, जो टोटल रेसिस्टेंस होना चाहिए वो ट्रैक्टिव एफर्ट से कम होना चाहिए, तभी हम लोग क्या होगा, हम लोग का जो है गाड़ी जो है मूव करेगा। नहीं तो क्या होगा, रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा ट्रैक्टिव एफर्ट से, तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का जो है गाड़ी मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे रोलिंग रेसिस्टेंस का केस पूछा है, तो रोलिंग रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रोलिंग रेसिस्टेंस हम लोग का हो जाएगा टायर और रोड सरफेस के बीच में, यही दोनों के बीच में तो क्या होगा, रोल कर रहा है ना। ये अगर मान लेते हैं रोड है और ये टायर है, इन दोनों के बीच में जो हम लोग का फ्रिक्शन क्रिएट, जो रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वो हम लोग क्या कहते हैं, वो हम लोग कहते हैं उसको रोलिंग रेसिस्टेंस। मैं यहाँ पे यहीं पे मैं बता देता हूँ कि रेसिस्टेंस जो लिया जाता है जनरली 3 तरीके का लिया जाता है। इसमें रोलिंग जो है रेसिस्टेंस जो है 3 तरीके का लिया जाता है। जो पहला नंबर है जो यहाँ पे दिया हुआ रोलिंग रेसिस्टेंस, रोलिंग रेसिस्टेंस, रोलिंग रेसिस्टेंस, रोलिंग रेसिस्टेंस जान गए आप लोग किससे किसके बीच में, तो टायर एंड द रोड सरफेस के बीच में जो भी रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो रोलिंग रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, आर से डिनोट करता हूँ, रोलिंग रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू डब्ल्यू, के इंटू डब्ल्यू। अब के क्या है, डब्ल्यू क्या है, तो के हम लोग का जो है कांस्टेंट है किसका, तो रोलिंग रेसिस्टेंस का, कांस्टेंट ऑफ रोलिंग रेसिस्टेंस, कांस्टेंट ऑफ रोलिंग रेसिस्टेंस। और W क्या हो गया, W हम लोग का वेट हो गया, वेट ऑफ द व्हीकल, वेट,
ठीक। तो इस तरह से यहाँ से क्या करेंगे, रोलिंग रेसिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन के क्या होगा, के का वैल्यू अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग रोड के लिए अलग अलग रहता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हो रहा था बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं दिया हो रहा है तो क्या लेना है, के इक्वल टू हम लोग का होता है 0.0095, 0.0095, और एक होता है क्या, के इक्वल टू 0.18। तो जो हम लोग का सबसे बढ़िया रोड रहेगा, बढ़िया जो रोड रहेगा, बेस्ट रोड के लिए हम लोग क्या लेते हैं 0.0095, थोड़ा कम रहता है रेसिस्टेंस बेस्ट रोड के लिए, और थोड़ा सैंडी रोड के लिए 0.14। ठीक। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम लोग का कांस्टेंट ऑफ रोलिंग रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, के आर आर इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू, जहाँ के का वैल्यू क्या लाई कर रहा है 0.0095 बेस्ट रोड के लिए, और के इक्वल टू 0.18 सैंडी रोड के लिए। दूसरा में अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, और दूसरा में बात करें जो रेसिस्टेंस है हम लोग का एयर रेसिस्टेंस, एयर या फिर विंड रेसिस्टेंस बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हवा ही है। ठीक। तो दूसरा मैंने क्या बोला, कौन सा रेसिस्टेंस, एयर और विंड रेसिस्टेंस। विंड रेसिस्टेंस, जितना भी तरह का रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। ठीक। एयर और विंड रेसिस्टेंस, तो जो हवा जैसे क्या होता है ना, कोई भी मतलब कि ऑटोमोबाइल जो व्हीकल का जो डिजाइन किया जाता है उसका जो है एक एरोडायनेमिक जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ताकि जो है जैसे मान लेते हैं कार ही जो बनाते हैं इस तरीके से हम लोग का रहता है, कार ही जो बनाते हैं हम लोग का किस तरह, इस तरह से रहता है, ताकि जो भी हवा जाए ये टकरा करके इस तरह से निकल जाए। अगर यहाँ पे पूरा इस तरह कर दे हम लोग रेक्टेंगल, तक क्या होगा, हम लोग क्या है यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा जो कि इसको रोकने का कोशिश करेगा। तो वो कहने जा रहा एयर या फिर विंड रेसिस्टेंस। तो एयर या विंड रेसिस्टेंस जान रहे क्या हो रहा, जो भी हम लोग का एयर या फिर हवा के कारण जो भी रेसिस्टेंस पैदा हो रहा, प्रतिरोध पैदा हो रहा, उसको हम लोग कहते हैं एयर या फिर विंड रेसिस्टेंस। तो एयर रेसिस्टेंस हम लोग का क्या होता है, एयर रेसिस्टेंस आर ए से मैं डिनोट कर रहा हूँ, आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 रो सी डी, है ना। मैं बता रहा हूँ क्या क्या अभी किससे डिनोटेशन कर रहा हूँ, अभी पहले आप देखिए, है ना। और ये क्या हो जाएगा a इंटू वी का होल स्क्वायर। तो रो हम लोग जानते हैं, फ्लूइड में ही पढ़े हैं, रो क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक। ए क्या हो गया, ए हो गया एरिया, ए क्या हो गया एरिया, वी क्या हो गया तो वेलोसिटी, वी क्या हो गया वेलोसिटी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एरिया मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ये ध्यान रखना है ना। एरिया मीटर स्क्वायर में और हम लोग का क्या वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। और अगर बात करें यहाँ पे जो बच गया CD के बारे में, तो CD जो है हम लोग क्या है, तो CD हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है। ठीक। तो ये चीज आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक साथ इसको रखिएगा एक ब्रैकेट में। ठीक। 0.5 रो सी डी इंटू ए भी स्क्वायर। ये अगर बात किया जाए मीटर पर सेकेंड में, तो अगर बात करें कि kmph मतलब किलोमीटर प्रति घंटा के केस में अगर दिया हो रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा केस में आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 0.0386 रो सी डी और क्या तो ए भी स्क्वायर। ये किस केस में, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा का दिया हो रहेगा उस केस में, किलोमीटर प्रति घंटा के केस में, ये मीटर पर सेकेंड के केस में। ये ध्यान रखना है, दोनों को किस किस केस में लगाना है वो चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक। अगर बात करें कि 0.0386 रो सी डी, 0.0386 सी डी, 0.0386 रो सी डी, इसी को हम लोग कहते हैं क्या कोफिशिएंट ऑफ एयर रेसिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ एयर रेसिस्टेंस। इसको आर ए से भी डिनोट कर सकते हैं, किससे डिनोट कर सकते हैं आर ए, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ, ये तो मैंने एयर रेसिस्टेंस यहाँ से डिनोट किया, के ए से डिनोट कर लीजिए इसको क्या कीजिए, इसको जो है के ए से डिनोट कर लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एयर रेसिस्टेंस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आर ए इंटू ए भी स्क्वायर,
RA इंटू ए भी स्क्वायर। तो ये हम लोग का ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्या है, ये हम लोग का एयर रेसिस्टेंस है। अगर अब यहाँ बात किया जाए, थोड़ा ऊपर लेते हैं इसको, स्लाइड को हल्का ऊपर। अब अगर बात किया जाए कि RA किस किस केस में क्या क्या हो सकता है, सॉरी अब फिर मैंने RA ही लिख दिया, सॉरी, KA यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एयर रेसिस्टेंस, KA कोफिशिएंट ऑफ एयर रेसिस्टेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ एयर रेसिस्टेंट किसके लिए, कौन कौन सा व्हीकल के लिए कितना कितना लिया जाता है। जैसे हम लोगों ने वहाँ क्या लिया था, हम लोग जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेसिस्टेंस लिए थे, उसी तरह हम लोग कोफिशिएंट ऑफ जो है एयर रेसिस्टेंस क्या क्या होगा। अगर Ka इक्वल टू, अगर कार के बारे में बात करें जो कि बेस्ट स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, उसके लिए 0.023 ये बोल सकते हैं, ये किसके लिए, बेस्ट स्ट्रीमलाइन बॉडी, जैसे कि कार। ये कार के लिए। दूसरा अगर बात करें के का वैल्यू अगर बात करें बस के बारे में तो 0.31, ये किसके लिए, तो बसेस के बारे में। एक और देख लेते हैं जिसका कि जो हम लोग का जिसका स्ट्रीमलाइन बॉडी सबसे बेकार, तो किसका, तो ट्रक के लिए। तो ट्रक के लिए जो के होगा वो हम लोग का सबसे ज़्यादा कितना, 0.4 है रेसिस्टेंस, यहाँ पे ज़्यादा होगा ट्रक। ठीक, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। यहाँ पर एयर और विंड रेसिस्टेंस, एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि एयर और विंड रेसिस्टेंस में क्या है, यहाँ पर आप लोग बार बार देख रहे हैं क्या, वी स्क्वायर, यहाँ भी वी स्क्वायर। ठीक, एक जब ले रहा है मीटर पर सेकंड में, एक जब kmph में, दोनों तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग का जो एयर रेसिस्टेंस होगा वो हम लोग का वेलोसिटी का स्क्वायर रहता है। क्या रहता है, वेलोसिटी का स्क्वायर रहता है। अगर मान ले हम लोग का एयर रेसिस्टेंस 2 है तो हम लोग का उसका क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उसका दुगना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक, वो चीज़। अब अगर आगे बात करें, एक जो हम लोग का और बच गया है जो हम लोग का रेसिस्टेंस, वो भी देख लेते हैं। वो तो छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेडियंट रेसिस्टेंस, तीसरा जो है ग्रेडियंट रेसिस्टेंस, नाम से ही पता लग रहा होगा आप लोगों को, ग्रेडियंट रेसिस्टेंस। ग्रेडियंट रेसिस्टेंस, तो रोड में कभी कभी जो क्या है, चढ़ाई आ जाता है ना, ग्रेडियंट मतलब कि चढ़ाई है ना, तो क्या है, उसको कहते हैं ग्रेडियंट रेसिस्टेंस। टीजी से डिनोट, सॉरी आरजी से डिनोट कर देते हैं, आरजी। तो जो हम लोग का वेट हो जाएगा और जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन साइन थीटा, तो आरजी इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा से निकाल सकते हैं कितना रेसिस्टेंस होगा। जैसे क्या हम लोग का भी, जब हम लोग का जो ट्रेन चलता है उसमें क्या है, जैसे कि व्हील और ट्रैक के बीच में जो फ्रिक्शन जो है ना के ही बराबर होता है, इसलिए जो है हम लोग क्या होता है कि जैसे हम लोग का इस तरह से धीरे धीरे उसका जो है ग्रेडियंट को बढ़ाया जाता है। अगर डायरेक्ट इस तरह बढ़ा दिया जाए तो हम लोग क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो बैक रोल करने लगेगी ट्रेन, इसलिए जो है स्लोप जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ा जाता है। बहुत सारा केस में देखे होंगे आप लोग, जब ट्रेन से सफ़र करते होंगे तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा रहता है 1 in 100 या फिर 1 in 200, 1 in 400, 500। कहने का मतलब है 500 मीटर में 1 मीटर जो है हम लोग क्या होगा, ग्रेडियंट है। 500 मीटर में 1 मीटर चढ़ाई है, या फिर 100 मीटर में 1 मीटर चढ़ाई है, इस प्रकार से। ठीक, तो जहाँ पे जो है हम लोग का क्या होता है, हम लोग का ग्रेडियंट ज़्यादा रहता है। अगर रेलवे के केस में बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग का बैंकर पावर दिया जाता है, पीछे से भी एक इंजन लगा करके उसको ढकेला जाता है। मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, बाकी पैसेंजर में तो कोई दिक्कत नहीं, उतना वजन नहीं रहता, वो निकल जाती है। ठीक, गुड्स में क्या होता है 5000 टन 6000 टन लोड रहता है पीछे, तो उसको चढ़ाने के लिए जो ग्रेडियंट में हम लोग क्या करते हैं, बैंकर पावर पीछे से एक इंजन और धकेलता है उसको, तो जाके जो है गाड़ी आगे हम लोग का निकलती है। ठीक, तो यहाँ पे ग्रेडियंट रेसिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो क्या है, आरजी इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। तो ये 3 रेसिस्टेंस हो गया हम लोग, कौन कौन सा, रोलिंग रेसिस्टेंस, एयर या विंड रेसिस्टेंस और ग्रेडियंट रेसिस्टेंस। तो मैंने क्या बोला था, जो टोटल रेसिस्टेंस जो होगा, जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो हम लोग क्या है, कम रहना चाहिए, किससे, तो ट्रैक्टिव एफर्ट से। ट्रैक्टिव एफर्ट से तभी जाके हम लोग क्या हो जाएगा, व्हीकल का जो है मूवमेंट होगा, है ना। इस कंडीशन में ही क्या हो जाएगा, व्हीकल मूव करेगा।
व्हीकल विल मूव, ये ध्यान रखना है। और अगर बात कर लें, अगर कंडीशन का अगर बात कर ले, जो टोटल रेसिस्टेंस है हम लोग का, टोटल रेसिस्टेंस अगर हम लोग का ज़्यादा हो गया, टोटल रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया ट्रैक्टिव एफर्ट के केस में, ट्रैक्टिव एफर्ट के केस में, तो क्या हो जाएगा, एफर्ट है यहाँ पर, ठीक। तो क्या होगा, हम लोग का व्हीकल विल नॉट मूव, हम लोग का गाड़ी का मूवमेंट जो नहीं हो पाएगा, ठीक। इसलिए जो है उसी हिसाब से जो है क्या आता है, व्हीकल का डिजाइन किया जाता है, उसके लिए अलग डिजाइन इंजीनियर है वहाँ पे, आप लोगों को उतना दिक्कत टेंशन लेने के बाद में। तो ये हम लोग क्या है, हम लोग का यहाँ पे रेसिस्टेंस जो जितना भी तरह का था मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन जो है उसी से बेस्ड न्यूमेरिकल है, या फिर एग्जाम में भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। अगर NHPC का बात करें तो उसमें इलोंगेशन ऑफ बार पूछा था, डेल एल, या फिर हुप स्ट्रेस पूछ दिया था, है ना। इस तरीके का छोटा छोटा क्वेश्चन दिया हो रहता है, ताकि जो है क्या हो, हम लोग का जो, चूंकि कैलकुलेटर प्रोवाइडेड नहीं रहता है, इसलिए वहां पे जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेसिस्टेंस फॉर अ ट्रक वेइंग 63500 न्यूटन इज 0.018। बोल क्या रहा है, कोई ट्रक का वेट जो है W दिया हुआ है 63500 न्यूटन, और इसका, इस वेट के लिए ट्रक का हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेसिस्टेंस जो कि के जो लिए थे वो हम लोग का 0.018 है। तो बोला है रोलिंग रेसिस्टेंस निकालने के लिए RR, तो RR इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, K इंटू W, आराम से निकालिए 63500 इंटू 0.018। अब अगर मल्टीप्लाई करने नहीं आता है तो अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन, है ना। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 18×95 0, 9 18 तिया 54, 54 9 63 3 6, 18 6 78 से 108 और 6 100, पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो 1143 न्यूटन, 1143 न्यूटन। अब इसके लिए भी कैलकुलेटर चाहिए आप लोगों को, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक। तो ये चीज़ 1143 न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी क्या है, SSC JEE के लिए अगर बात करें तो SSC JEE में पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न क्या चेंज हुआ है, मतलब कि जो हम लोग का मेंस जो होता था वो भी क्या किया गया है, हम लोग का वो भी ऑब्जेक्टिव भी कर दिया गया है, लेकिन जो है मार्क्स सेम है। 100 क्वेश्चन 300 मार्क का रहेगा, हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर कंटेन करेगा। लेकिन एक मैं बता दूं, सिलेबस वही है, आपका जो ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका जो है आप पूरा डिस्क्रिप्टिव में देखिएगा तो उसका जो क्या है नोटिस में, तो उसमें कैलकुलेटर, स्ट्रिंग टेबल सब कुछ आपको ले जाने के लिए अलाउड है। तो इसका मतलब जो है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहने वाला है आपका थ्योरेटिकल से, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। और बाकी मैकेनिकल का कुछ खास वैकेंसी नहीं है, शायद 12-15 वैकेंसी है उसमें, बाकी तैयारी जिस हिसाब से रहे उस हिसाब से आप लोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 8 नंबर। A petrol engine of a car develops 125 Newton meter torque at 2700 RPM. The car is driven in second gear having gear ratio 1.75. The final drive ratio 4.11. If the overall transmission efficiency is 90%, then the torque available at the driving wheel. तो TW यहाँ पे पूछा है ना, टॉर्क अवेलेबल एट द ड्राइविंग व्हील, TW पूछा। TW क्या जानते थे हम लोग, ओवरऑल गियर रेशियो इनटू ओवरऑल ट्रांसमिशन इफिशियंसी इनटू हम लोग क्या जानते थे, इंजन टॉर्क, क्या, इंजन टॉर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ओवरऑल गियर रेशियो, ओवरऑल गियर रेशियो कैसे निकलेगा, तो हम लोग का जो गियर रेशियो है, हम लोग का गियर बॉक्स का गियर रेशियो और फाइनल ड्राइव का गियर रेशियो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हम लोग क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही हम लोग क्या कहलाता है, गियर रेशियो, ओवरऑल गियर रेशियो। और ओवरऑल ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या है 90%, तो 0.9, कितना, तो 0.9। अब अगर बात किया जाए इंजन टॉर्क, यहाँ पे दिया हुआ कितना 125 RPM में से, यहाँ पे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर ब्रेक पावर निकालने बोलता तो यहाँ पर हम लोग का RPM का जरूरत रहता, लेकिन यहाँ पे RPM का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हम लोग का आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, 809.1 न्यूटन मीटर, क्या जाएगा, न्यूटन मीटर। सी नंबर करेक्ट आंसर हो, 8 का जो है सी नंबर हम लोग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। द एयर रेसिस्टेंस टू अ कार एट
20 kmph आर। अब देखिए यहाँ पे जो है एयर रेसिस्टेंस का पूछा, kmph में पूछा, तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा वाला ही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग गलत हो जाएगा। अगर एयर रेसिस्टेंस का बात करें तो क्या था हम लोग का 0.0386 रो सी डी और इंटू क्या ए वी स्क्वायर। ठीक, इस केस में क्या बोल रहा है कि हम लोग का द एयर रेसिस्टेंस टू अ कार एट 20 kmph इज आर, है ना। इस कंडीशन में आर ए जो है आर है किस कंडीशन में, जब 20 kmph में मूवमेंट हो रहा है तो। और बात किया जाए तो पूछा है एयर रेसिस्टेंस एट 40 kg 40 kmph, तो 40 kmph पे पूछा है कि ये हम लोग क्या होगा। तो चूंकि ये हम लोग का दुगना है तो मैंने क्या बोला था, उसका हमेशा क्या होगा स्क्वायर रहता है, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉरी यहाँ पे जस्ट उल्टा दिया है, इसका उल्टा दिया है। आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। देखिए ये आर ए इक्वल टू आर है यहाँ पर, इसको उसी तरह रहने दीजिए 0.0386 रो सी डी, है ना। एरिया कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए सेम रहेगा। 20 का स्क्वायर 400, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए पहला। अगर दूसरा का बात करें आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रो 0.0386 रो सी डी और ए, और ये 40 kmph के लिए पूछा है तो 4 चौका 1600 हो जाएगा, कितना 4 चौका 1600। और अगर दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकाल दे क्या हो जाएगा, 4 चौके 1600 4 बार में कटेगा, और ये आर था इधर तो क्या हो जाएगा 4R। सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना, 9 का सी नंबर। नेक्स्ट 10 द ग्रेडियंट रेसिस्टेंस टू अ व्हीकल हैविंग अ मास 980 kg मूविंग ऑन एन इंक्लाइन ऑफ, तो 10 डिग्री पे बोला है तो W साइन थीटा हम लोग जानते हैं, W दिया हुआ 980 kg इंटू साइन 10 डिग्री, है ना। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये बिना कैलकुलेटर का तो आएगा नहीं, है ना। ऐसे अगर कर सकते हैं, साइन 10 है तो हम लोग जानते हैं क्या साइन 0 0 होता है ना, 0, और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, मतलब 0.5 होता है। तो इसका जो है लगभग हम लोग का आधा आएगा 980 का, है ना। 980 का जस्ट हम लोग कितना आएगा, आधा आएगा। तो हम लोग का जो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का 1669.4 न्यूटन, कितना हो जाएगा 1669.4 न्यूटन। ठीक, साइन 10 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिएगा, जितना भी आएगा, जो आंसर होगा हम लोग का 1669.4 न्यूटन। नेक्स्ट 11 नंबर द पावर एक्चुअली डेवलप इनसाइड द इंजन सिलेंडर। अब देखिए वही पूछा है जो हम लोग जानते हैं, जो भी पावर डेवलप एक्चुअली होता है, डेवलप, है ना, हम लोग का इंजन सिलेंडर के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ब्रेक पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक पावर कहते हैं। ब्रेक पावर पहले ही बता दिए क्या है, 2π/NT/60। नेक्स्ट आई 12 द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर प्लांट इन ऑटोमोबाइल। पावर प्लांट कौन सा हम लोग यूज करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो सभी लोग जानते हैं हम लोग कौन सा पावर प्लांट यूज करेंगे, तो आईसी इंजन हम लोग यूज करते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। क्या करते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन कहने का मतलब क्या है, वैसा इंजन जिसका जो है कंबशन जो है सिलेंडर के अंदर हो, ना कि बाहर, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नली कंबशन इंजन, जैसे गैस टरबाइन में होता है। नेक्स्ट द पेट्रोल इंजन वर्क्स हो, तो हम लोग जानते हैं क्या ऑटो साइकिल। ये सब जल्दी जल्दी निकालेंगे। अब इधर जो है इजी क्वेश्चन है। इन स्क्वायर टाइप इंजन, अब स्क्वायर टाइप इंजन में पूछा है क्या कि हम लोग क्या क्या होगा, ज्योमेट्रिकल शेप स्क्वायर होता है, या फिर डायमीटर एंड लेंथ पिस्टन सेम होगा, या फिर 2 सिलेंडर आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल। तो ये तीनों में कुछ नहीं, ये तीनों रॉन्ग स्टेटमेंट है हम लोग का। जो डी नंबर है, स्ट्रोक लेंथ और सिलेंडर बोर जो होगा हम लोग का सेम होगा। ठीक, स्ट्रोक लेंथ और सिलेंडर बोर जो होगा हम लोग क्या होगा, सेम रहेगा स्क्वायर टाइप इंजन में। द 3 बेसिक सिलेंडर अरेंजमेंट फॉर ऑटोमोटिव इंजन। बेसिक सिलेंडर अरेंजमेंट अगर देखा जाए कोई भी ऑटोमोबाइल इंजन के केस में, तो हम लोग क्या रहता है, इन लाइन, वी एंड अपोजिट, है ना। एक ही लाइन में रहता है, वी शेप्ड और अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट में। ठीक, वी टाइप सिलेंडर इंजन ही हम लोग का क्या रेलवे में भी यूज किया जाता है। हम लोग जनरली एक एक सिलेंडर छोटा छोटा पिस्टन देखे हैं, कार में 4 पिस्टन, ट्रक में 4 पिस्टन, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है उसका बोर। लेकिन अगर बात किया जाए रेलवे में जो डीजल इंजन यूज होता है, उसमें 16 पिस्टन यूज किया जाता है, कितना 16, है ना। और उसका क्रैंकशाफ्ट सोच लीजिए कितना बड़ा होता होगा 16 सिलेंडर के लिए। ठीक, नेक्स्ट आइए
द पेट्रोल इंजन आर ऑल्सो नोन एज, तो स्पार्क इग्निशन इंजन, एसआई इंजन। द डीजल इंजन वर्क्स ऑन, तो डीजल साइकिल, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, द डीजल इंजन आर ऑल्सो नोन एज, तो कंप्रेस इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, सीआई। ओके 17 18 हो गया। 20 अच्छा 19 नंबर रह गया, अच्छा 19 नंबर रह गया, कोई बात नहीं। 20 नंबर देखिए, इन अ डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, जानते हैं क्या डीजल इंजन में फ्यूल कैसे इग्नाइट किया जाता है? फ्यूल कैसे इग्नाइट किया जाता है डीजल इंजन? स्पार्क इंजन, स्पार्क इग्निशन में जानते हैं क्या कि स्पार्क प्लग से किया जाता है। लेकिन अगर डीजल इंजन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे दिया क्या, इलेक्ट्रिक स्पार्क तो नहीं, हीट ऑफ कंप्रेशन तो नहीं, हॉट एग्जॉस्ट तो नहीं, यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, फ्यूल को कंप्रेस करते हैं, फ्यूल को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक, कंप्रेस करके। नेक्स्ट आइए, अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्पार्क इंजन एंड द डीजल इंजन इज दैट, अब बोल रहा है कि जो है बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के केस में। तो पहला नंबर बोला, डीजल इंजन कंप्रेसेस एयर एलोन इंस्टेड ऑफ एन एयर फ्यूल मिक्सचर, है ना। तो सही बात है ना। डीजल इंजन जो है सिर्फ जो है हम लोग क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं और क्या करते हैं, डीजल को फाइन स्प्रे के तौर पे हम लोग स्प्रे कराते हैं। तो जाके क्या होता है, जो कि ज़्यादा वोलेटाइल होता है नेचर में, तो जाकर क्या होता है वहाँ पे जो है हम लोग कंबसन होता है ना। और अगर पेट्रोल इंजन के केस में बात करें तो एयर फ्यूल मिक्सचर दोनों कंप्रेस कराया जाता है और स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करवाया जाता है वहाँ पे। एयर टेम्परेचर इग्नाइट्स द फ्यूल इन द डीजल इंजन, तो सही है, जो कि आपका पिछला क्वेश्चन में पूछा था क्या होगा, किससे इग्नाइट किया जाता है फ्यूल को, तो हम लोग का एयर टेम्परेचर इग्नाइट करता है। तीसरा है, फ्यूल इज स्प्रेड इनटू द कंबसन चैम्बर इन द डीजल इंजन एज द पिस्टन नियर्स टीडीसी ऑन द कंप्रेशन स्ट्रोक, तो ट्रू है, तो डी नंबर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, ठीक, 21 का। नेक्स्ट आइए 22, द कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन इज लेस देन पेट्रोल इंजन, है ना। तो सबसे पहले ये जानिए कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। एनएचपीसी जेई में कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो और ये सक्शन वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम से या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम से एक क्वेश्चन पूछा था। पहले यहाँ पे जान लेते हैं कंप्रेशन रेशियो क्या था, जिसको स्मॉल आर जिससे आपको डिनोट कर रहा है या फिर आरसी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन, क्या बोला मैंने, वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, volume at the end of compression to volume at the beginning of compression, volume at the beginning of compression, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। तो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो लिया जाता है वो ज्यादा लिया जाता है, डीजल इंजन का 15:25, कितना बोला मैंने, डीजल इंजन के केस में 15:25। और अगर बात करें पेट्रोल इंजन के केस में, तो पेट्रोल इंजन के केस में हम लोग जनरली जो है कम लेते हैं। तो कितना लेंगे डीजल पेट्रोल इंजन के केस में, मैंने बताया थर्मोडायनेमिक्स केस में, चूंकि आईसी इंजन भी मैंने बताया, तो ये 15:25 और इसमें जनरली 8:1 लेंगे हम लोग, किसमें, तो पेट्रोल इंजन के केस में। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये हम लोग का डिसएग्री है। नेक्स्ट आइए, द कंबसन प्रोसेस इन डीजल इंजन इज अब कंबसन प्रोसेस डीजल इंजन में क्या होता है, इसके लिए क्या आपको पीवी डायग्राम याद रखना पड़ेगा। अगर हम लोग पेट्रोल इंजन का बात करें तो इस तरीके से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी, चूंकि हीट एडिशन और हीट एडिशन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ये पीवी डायग्राम पेट्रोल इंजन के लिए। अगर बात किया जाए डीजल इंजन के बारे में, तो ये हम लोग का जो है कंबसन प्रोसेस होता है, हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होता है हीट एडिशन, और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस साइकिल है ये। और अगर बात किया जाए हम लोग ऑटो साइकिल, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस साइकिल है, ये ध्यान रखना। ये सब जो है बेसिक क्वेश्चंस है। 24, द कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल पेट्रोल इंजन 8:1, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए, डीजल इंजन 15 से 25, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, A 4-cylinder engine has capacity of 2.4 लीटर, द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर, बोल रहा है 4 सिलेंडर का जो हम लोग का स्वेप्ट वॉल्यूम कैपेसिटी है 2.4 लीटर। 2.4 लीटर को सबसे पहले तो आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कितना हो जाता है, 2.4 × 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 2400 मीटर क्यूब। एक सिलेंडर के लिए पूछा है, 4 सिलेंडर का है ये, 6 चौका 24, 600 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एन इंजन हैज अ क्लियरेंस वॉल्यूम, ये देखिए सेम क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन का जो है आपका जो है ये थ्योरेटिकल के बेसिस पे एनएचपीसी जेई में क्वेश्चन दिया हुआ था। मैंने भी क्या बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन अभी नहीं उठा रहा है, जो भी टीसीएस का एग्जाम है, ध्यान देने की बात है, मैं बार बार बोला, जो टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं कवर कर रहा है आरएस खुरमी और आरके जैन से, लेकिन थ्योरेटिकल आप लोगों को जो ज़्यादा जानकारी होना चाहिए जब टीसीएस का एग्जाम देने रहे। तो यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, 100 सेंटीमीटर क्यूब। स्वेप्ट वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा हम लोग कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, तो कंप्रेशन रेशियो मैंने बताया था जो वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन और वॉल्यूम एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन। लेकिन अगर क्लियरेंस और स्वेप्ट वॉल्यूम केस में अगर बोल दिया तो आरसी इक्वल टू होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस सक्शन स्वेप्ट वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम, या तो बोल सकते हैं टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम यही होता है हम लोग का, VC प्लस V है तो हम लोग का ये टोटल वॉल्यूम हो गया, ठीक। तो टोटल वॉल्यूम बोलने कहने का मतलब 800 प्लस 100 900 हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम 100, तो कंप्रेशन रेशियो 9:1 का। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा था कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है हम लोग का क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम केस में, तो VC प्लस VS बाई VC, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक। 28, इफ क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ आईसी इंजन इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, अच्छा इसका ऑप्शन जो है रह गया 28 का। क्या पूछा है कि अगर हम लोग जो है क्लियरेंस वॉल्यूम आईसी इंजन का बढ़ा दे तो कंप्रेशन रेशियो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, तो कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। चूंकि हम लोग क्या जान रहे हैं, आरसी इक्वल टू VC प्लस VS बाई VC, तो क्या है क्लियरेंस वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, घटेगा, ठीक। नेक्स्ट आइए 29, द कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज केप्ट लेस देन इन डीजल इंजन बिकॉज, आप बोल रहा है कंप्रेशन इंजन तो हम लोग जान रहे हैं कम रखा जाता है, 8:1 है इसका 15 से 25 के बीच में लिया जाता है, ठीक। तो वो चीज क्यों लिया जाता है, तो इसलिए लिया जाता है कि हायर और इक्विवेलेंट कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू प्री इग्निशन। अगर हम लोग सेम कंप्रेशन रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्री इग्निशन हम लोग का हो जाएगा, किस केस में, पेट्रोल इंजन के केस में, ठीक। क्या किस केस में, तो पेट्रोल इंजन के केस में क्या हो जाएगा, प्री इग्निशन हो जाएगा। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन रेशियो कम रखते हैं डीजल इंजन के केस में। ऐसे भी दोनों का जो है प्रॉपर्टी जो है हम लोग का अलग अलग है, दोनों का कैलोरीफिक वैल्यू ले ले या फिर दोनों का जो हम लोग का रेटिंग जो लेते हैं उसका वो अलग अलग है, जो अभी आगे हम लोग देखेंगे। 30 नंबर, द पर्पज ऑफ सिलेंडर हेड गैस्केट इज टू। अब देखिए जो यहाँ से क्वेश्चन जो अब आएगा, कितना नंबर है, 30 नंबर क्वेश्चन। जो 30 नंबर से जो क्वेश्चन यहाँ पे जो आने वाला है, अब यहाँ पे जो है हम लोग किससे आएगा, तो स्ट्रक्चर से या फिर नॉमेनक्लेचर आप लोग को इसके बारे में बहुत बढ़िया से जानना है। तो यहाँ पे पूछा है क्या, द पर्पज ऑफ सिलेंडर हेड गैस्केट इज यूज टू। अब सिलेंडर हेड गैस्केट हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग जो है ऑटोमोबाइल केस में, तो इसमें हम लोग जो यूज करते हैं तो प्रिवेंट करने के लिए क्या, तो गैस को फ्रॉम लीकिंग द ज्वाइंट बिटवीन द सिलेंडर ब्लॉक एंड द सिलेंडर हेड। अब बहुत बच्चे क्या है, सिलेंडर हेड गैस्केट ही नहीं पता है कि क्या होता है। गैस्केट क्या होता है ना, जैसे मान लेते जो वाशर यूज करते हैं ना हम लोग, उसी तरह से है। कोई भी चीज को जैसे मान लेते हैं 2 शाफ्ट है, 2 शाफ्ट को ज्वाइन करने के लिए दोनों के बीच में हम लोग क्या है, न ही गैप हो न ही कुछ लीकेज हो, उसमें क्या करते हैं, पतला एक रबर इसमें जो है दूसरा मेटेरियल का रहता है, उसी टाइप का क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं इस तरीके से हम लोग का 2 शाफ्ट है, तो इसी सर्कमफेरेंस का हम लोग क्या करेंगे, एक जो है हम लोग इस हिसाब से ले लेते हैं और बीच बीच में इसमें हम लोग क्या करते हैं, होल कर देते हैं, ताकि हम लोग का जो है गैसेस जो है स्केप हो सके, और इन दोनों को जो है हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ही बोल रहा है हेड सिलेंडर हेड गैस्केट का हम लोग क्या काम है, तो सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड को दोनों को अटैच करने के टाइम क्या है, हम लोग का जो है लीक ना करे दोनों ज्वाइंट के बीच में, है ना, प्रिवेंट करने के लिए कंबसन गैसेस लीक ना करे, जो भी हम लोग कंबसन हो रहा है उसके चलते हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर हेड गैस्केट का यूज करेंगे, ठीक।
अच्छा देखता हूँ मेरे पास जो है सिलेंडर हेड गैस्केट का मेरे पास डायग्राम है या नहीं। यहां देखिए यह सिलेंडर हेड गैस्केट अगर आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर, यहां पे अगर देखा जाए ये जो है हम लोग का सिलेंडर हेड गैस्केट है। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये सिलेंडर हेड गैस्केट, ये जो रबर का जो बना रहता है ये जो है यहाँ पे सिलेंडर हेड गैस्केट है। सिलेंडर हेड कवर ये है और ये नीचे वाला जो है हम लोग का सिलेंडर हेड, दोनों को अटैच करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेंडर हेड गैस्केट लगाते हैं ताकि हम लोग क्या हो, हम लोग का जो है कंबसन गैसेस जो है लीकेज ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, द बेसिक पार्ट ऑफ द इंजन, the basic part of the engine to which the other engine parts are attached or assembled is the बोल रहा है जो बेसिक पार्ट है इंजन का, जो कि इंजन पार्ट जो अटैच रहता है या फिर असेंबल रहता है, उसको क्या कहते हैं। सी और डी नंबर इसका क्या है, इसका सी और डी नंबर क्या है ऑप्शन। सी नंबर में है सिलेंडर ब्लॉक, सी नंबर में है सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक, और डी नंबर में हम लोग क्या, ऑयल पैन, ऑयल पैन। अब बोलो द बेसिक पार्ट ऑफ द इंजन टू विच द इंजन पार्ट आर अटैच्ड, है ना। अब इंजन पार्ट अटैच रहता है किससे, जो मैंने अभी जो डायग्राम दिखाया आपको, मैं ये देखिए, ये जो डायग्राम है ना, ये देखिए, ये सिलेंडर ब्लॉक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है हम लोग का ये सिलेंडर ब्लॉक है, ये क्या है, सिलेंडर ब्लॉक है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये जो है इंजन ब्लॉक है, या फिर बोल सकते है ना, ये हम लोग क्या है, इंजन ब्लॉक है, या इसी को बोल सकते हैं सिलेंडर ब्लॉक, जिसमें जो हम लोग का सिलेंडर यहाँ पर इंसर्ट होगा। ठीक, क्या होगा, सिलेंडर इंसर्ट होगा। तो यही हम लोग का जो पार्ट है, इसी से जो है और भी दूसरा चीज जो है असेंबल्ड या फिर अटैच रहता है पूरा इंजन का पार्ट। ठीक, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो बेसिक पार्ट ऑफ इंजन है, जिससे जो है और भी इंजन पार्ट अटैच रहता है या फिर असेंबल्ड रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर ब्लॉक। सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट आई 32, द मटेरियल यूज फॉर सिलेंडर ब्लॉक। चूंकि हम लोग का सिलेंडर ब्लॉक हल्का भी रहना चाहिए और रेसिस्टेंस टू कोरोजन भी रहना चाहिए और फायर रेसिस्टेंट भी रहना चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा सह सके, इसलिए हम लोग उसको जो यूज करते हैं कास्ट आयरन एंड एल्युमिनियम एलॉय का ध्यान रखना है। ठीक, इसलिए जो है इंजीनियरिंग मटेरियल हम लोग को पढ़ाया जाता है। इसलिए क्या है, बार बार मैं बोलता हूँ, सभी चीज़ जो पढ़ाया जा रहा है कुछ ना कुछ उसका जो है हम लोग का वहाँ पर जो है महत्व है, इसलिए उसको पढ़ाया जाता है, इंपॉर्टेंस है कुछ तभी। तो इसलिए जो है कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय का यहाँ पे यूज किया जाता है। क्यों, तो हम लोग का जो है वो तो हल्का भी होना चाहिए एक तो, है ना, ज़्यादा भारी भी नहीं हो जाता, नहीं तो क्या हो जाएगा, व्हीकल का जो है वेट बढ़ जाएगा। ठीक, और रेसिस्टेंट टू कोरोजन, और हम लोग का थोड़ा टेम्परेचर भी सह सके। इन एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक द सिलेंडर लाइनर्स आर मेड ऑफ। अब सिलेंडर लाइनर्स जो किसका बना रहता है, तो कास्ट आयरन का। तो सिलेंडर लाइनर का अगर बात करें, सिलेंडर लाइनर अगर देखिए यहाँ पर, सिलेंडर लाइनर यहाँ पर देखिए, कहीं दिख रहा है क्या सिलेंडर लाइनर यहाँ पर इसमें नहीं, सॉरी, सिलेंडर लाइनर देखते हैं। देखिए ये सिलेंडर लाइनर है ना। तीन तरीके का सिलेंडर लाइनर आता है हम लोग का। एक तो है हम लोग का, एक हम लोग का ड्राई लाइनर, एक वेट लाइनर, एक फाइंड लाइनर। ठीक, ये देखिए, ये जितना जो ब्लू कलर से दिखाया गया ये सिलेंडर लाइनर है। ठीक, ये जैकेट स्पेस रहता है, कूलिंग के लिए है, वाटर दिया जाता है इसमें। ये लाइनर है, ये देख रहे हैं अंदर वाला, ये हम लोग का सिलेंडर लाइनर है। ये ड्राई लाइनर है, मतलब सूखा हुआ है। ये वेट लाइनर मतलब भीगा हुआ लाइनर रहता है। ये फाइंड लाइनर है, कहने का मतलब पूरा फाइंड रहता है, कोई दिक्कत दोनों का तो मिक्सचर है। ठीक, तो ये तीन तरह का हम लोग का सिलेंडर लाइन रहता है, जो कि इंटरनली प्रेजेंट रहता है, वो बाहर से आप लोग को दिखेगा नहीं। ठीक, इसलिए जो है इसका क्रॉस सेक्शन काट करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्वेश्चन हम लोग क्या बोला है, द इन एल्युमिनियम सिलेंडर द सिलेंडर लाइनर्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। नेक्स्ट आइए, द एल्युमिनियम एलॉय यूज्ड इन सिलेंडर ब्लॉक बिकॉज। अब एल्युमिनियम एलॉय सिलेंडर ब्लॉक में क्यों यूज किया जाता है ये बताइए। तो मैंने क्या बताया था कि ये हम लोग का हल्का होता है और हैव गुड हीट डिसिपेशन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो है हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर जल्दी ठंडा जल्दी गर्म हम लोग का एल्युमिनियम का ये हम लोग का प्रॉपर्टी है। और क्या है, ये हल्का भी होता है, इसलिए हम लोग इसी को यूज करते हैं।
तो ए नंबर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, 4 का ए नंबर। ठीक, तो अब वीडियो जो है लंबा जाएगा, है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 5 अगस्त के पहले हो जाए, तो 3 वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा 100 क्वेश्चन करके। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, या फिर 4 वीडियो 5 वीडियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। द मटेरियल जनरली यूज फॉर सिलेंडर स्लीव, अब सिलेंडर स्लीव के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो सिलेंडर स्लीव के लिए हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एल्युमिनियम का। ये सब याद रखना पड़ेगा। ऐसे भी जनरली जो ऑटोमोबाइल में है, चूंकि लाइटर बनाने के लिए या फिर हीट डिसिपेशन कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम लोग कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का है ज़्यादा चीज यूज करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज इनहेंस्ड बाय द यूज ऑफ सिलेंडर स्लीव, अब सिलेंडर स्लीव के अंतर्गत जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेंस किया जाता है वो क्या किस लिए यूज करते हैं ये सिलेंडर स्लीव को, तो रेसिस्टेंस टू वियर, है ना, वियर को रेसिस्ट करने के लिए। The reconditioning process used to give cylinder bore surfaces a cross hatch pattern is known as, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या करते थे, अगर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में जब बताए थे हम, तो क्या था, कोई भी मान लेते हैं हम लोग का जो होल था, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, फिनिशिंग प्रोसेस करने के लिए हम लोग बोरिंग प्रोसेस यूज करते थे। क्या करते थे? बोरिंग प्रोसेस यूज करते थे। तो हम लोग का सिलेंडर बोर का सरफेस को एक हैचिंग, जो हम लोग क्रॉस हैच पैटर्न देने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं होनिंग। क्या करते हैं? होनिंग। ये क्या है? सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। क्या है? सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है होनिंग। नेक्स्ट आइए, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट 38, द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज इनहेंस्ड बाय होनिंग ऑफ सिलेंडर स्लीव इनर सरफेस इज, अब बोल रहा है कि होनिंग के द्वारा जो सिलेंडर स्लीव को जो होनिंग के द्वारा जो कि इनहेंस किया जाता है, वो हम लोग क्या करेगा, तो लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। क्या करेगा? लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। द मेन मेरिट ऑफ मल्टी सिलेंडर टाइप स्लीव इज, अब बोल रहा है सिलेंडर स्लीव जो यूज कर रहे हैं हम लोग सिंगल सिलेंडर या फिर मल्टी सिलेंडर में, है ना, तो अगर मल्टी सिलेंडर में यूज अगर बात किया जाए मेरिट का सिलेंडर स्लीव केस में और वो भी मल्टी सिलेंडर केस में, तो वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग स्मॉलर इंजन डायमेंशन, स्मॉलर इंजन डायमेंशन मेन मेरिट है। नेक्स्ट द पर्पज ऑफ ए बैलेंसर शाफ्ट, अब देखिए बैलेंसर शाफ्ट क्या है। बैलेंसर शाफ्ट यूज किया जाता है क्रैंक शाफ्ट को बैलेंस करने के लिए। एक अलग से जो है शाफ्ट दिया जाता है, उससे कनेक्टेड रहता है, ताकि जो है हम लोग क्या करें, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्रैंक शाफ्ट को। चूंकि जब इंजन रोटेट करेगा, इंजन जब हम लोग का मूव करेगा, है ना, पिस्टन से हम लोग क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा, तो क्या होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। इसलिए वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसर शाफ्ट का यूज करते हैं। एक उसी के पैरेलल में बैलेंसर शाफ्ट लगा दिया जाता है ताकि उसको कंट्रोल कर सकते। अब क्या, मैं अगर एक बात किया जाए कि अगर एक शाफ्ट अगर ले ले हम लोग, है ना, इस पे कुछ भी चीज रोटेट करवाए तो ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा या फिर हिलेगा, शेक करेगा। अगर इसी को क्या करे, इसके पैरेलल में, इसी के पैरेलल में क्या करे, इसी के थ्रू या फिर चेन से या फिर बेल्ट से नहीं, चेन से ही मान लेते हैं, अगर इसको क्या करे, कनेक्ट कर दे, तो क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस करके रखेगा, वाइब्रेशन कम होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्या है, द पर्पस ऑफ बैलेंसर शाफ्ट इज टू, तो रिड्यूस हम लोग क्या, वाइब्रेशन काउज्ड बाय द क्रैंकशाफ्ट रोटेशन। सी नंबर, रिड्यूस वाइब्रेशन काउज्ड बाय द क्रैंकशाफ्ट रोटेशन। देखता हूं मैं अगर बैलेंसर शाफ्ट का मेरे पास, है ना, डायग्राम है कि नहीं यहाँ पे। बैलेंसर शाफ्ट का डायग्राम नहीं है, लेकिन वही चीज होता है जो मैंने बोला, है ना, रिड्यूस करता है क्या, वाइब्रेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट जो भी रोटेशन हो रहा है उसमें। द फंक्शन ऑफ एन वायल ओरिफिस, वायल कंट्रोल ओरिफिस इज दैट। अब वायल कंट्रोल ओरिफिस का हम लोग का क्या फंक्शन है, यहाँ पे ये पूछा है। तो वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है प्रेशर, जो भी इंजन वायल का जो प्रेशर सप्लाई किया जाता है वायल पंप को लुब्रिकेशन के लिए, सिलेंडर हेड मैकेनिज्म और अदर पर्पज के लिए। ठीक, क्या बोल रहा है, जो भी हम लोग जो है जो लुब्रिकेशन प्रोसेस के लिए हम लोग जो भी सप्लाई कर रहे हैं पंप को जो सप्लाई कर रहे हैं लुब्रिकेशन प्रोसेस किसमें, तो सिलेंडर हेड या फिर अदर पार्ट में लुब्रिकेशन के लिए जो भी हम लोग सप्लाई देते हैं, उसका प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायल कंट्रोल ओरिफिस का यूज करते हैं। ठीक, सी नंबर। नेक्स्ट
42 द साइज ऑफ इंजन सिलेंडर इज रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन और पूछे जाने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 42 नंबर, है ना। द साइज ऑफ इंजन सिलेंडर इज रेफर्ड टू इट्स टर्म, तो बोर और स्ट्रोक से, किससे, बोर और स्ट्रोक से, कितना उसका बोर है और क्या उसका स्ट्रोक है। नेक्स्ट, द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज द, है ना। अब स्ट्रोक क्या होता है ना। तो स्ट्रोक हम लोग सभी जानते हैं, टीडीसी से बीडीसी जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। टीडीसी क्या हो गया, टॉप डेड सेंटर, बीडीसी क्या हो गया, बॉटम डेड सेंटर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पिस्टन के केस में, देखिए यहाँ पे अगर एक पिस्टन ले लेते हैं, यहाँ पे इस केस में आ जाते हैं, इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ये हम लोग का टीडीसी है, ये बीडीसी है ना। यहाँ पे एक जो है, हाँ यहाँ देखिए ये हम लोग का टीडीसी है, ये बीडीसी। टीडीसी से बीडीसी जब मूवमेंट करेगा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वन स्ट्रोक कहेंगे। क्या कहेंगे, वन स्ट्रोक कहेंगे। जब टीडीसी से बीडीसी के मूवमेंट करेगा या फिर बीडीसी से टीडीसी मूवमेंट करेगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग वन स्ट्रोक। क्या कहेंगे, वन स्ट्रोक। और ये हम लोग का बोर हो गया। बोर मतलब जितना डायमीटर है उसका, बोर मतलब सिलेंडर का जितना डायमीटर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोर कहते हैं। ये क्या है, सिलेंडर का जो डायमीटर है। ये इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है। ध्यान रखना है क्या कि हम लोग वाल्व का प्रयोग जो हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन में करते हैं और पोर्ट का जो है प्रयोग हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन में करते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन अभी आना बंद हो गया। जो स्कूटर जो यूज होता था हम लोग का पहले वो 2 स्ट्रोक इंजन था और अभी जितना भी आ रहा सब 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक, ये सब चीज़ में अभी आगे बढ़, जैसे बात किए थे हम लोगों ने क्लियरेंस वॉल्यूम, तो जो भी हम लोग का ये जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये देखिए ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। ठीक, ये बोर है, ये स्ट्रोक हो गया टीडीसी से बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। ये दोनों वाल्व हो गया, ये स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा हुआ, ये सिलेंडर वाला है और ये पिस्टन है। और ये जो है, ये जो लगा हुआ है, ये हम लोग क्या है, तो ये हम लोग कैम शाफ्ट है। ठीक, यही नेक्स्ट, सॉरी कैम शाफ्ट नहीं है, ये हम लोग का क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। मैंने कैम शाफ्ट बोल दिया। नेक्स्ट आइए, तो ये क्या हो गया, स्ट्रोक जो है इंजन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 43 44 द टू काइंड ऑफ पिस्टन रिंग्स आर। अब देखिए दो तरीके का पिस्टन रिंग हो जाएगा। पिस्टन रिंग दो तरीके का यूज किया जाता है, लेकिन अगर टोटल पिस्टन बोले तो 3 पिस्टन यूज करते हैं। ठीक, तो 2 तरीके का पिस्टन रिंग, कंप्रेशन रिंग और वायल कंट्रोल रिंग। अब देख लीजिए किसमें, तो कंप्रेशन रिंग और वायल कंट्रोल रिंग का हम लोग यूज करते हैं। तो कंप्रेशन रिंग का जो है हम लोग किससे बनाते हैं, कंप्रेशन रिंग बता दो, दोनों चीजें हैं, मैं क्लियर कर देता हूं। कंप्रेशन रिंग, तो कंप्रेशन रिंग हम लोग कास्ट आयरन या फिर कार्बन स्टील का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, कार्बन स्टील या फिर कास्ट आयरन का, इन दोनों मटेरियल से बनाते हैं। और इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो गैस को टाइट सील पैक करने के लिए, ताकि हम लोग का जो कंबसन गैसेस बाहर नहीं निकल पाए पिस्टन से, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन रिंग का यूज करते हैं। और अगर बोले वायल कंट्रोल रिंग, वायल कंट्रोल रिंग का हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे क्या है, हम लोग का जो लुब्रिकेशन का जो वायल है हम लोग का, वो जो है बाहर ना निकल पाए। ठीक, अगर मैं डायग्राम अगर दिखाऊं आप लोगों को, डायग्राम अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को कंप्रेशन रिंग का, तो यहाँ देखिए ये टॉप कंप्रेशन रिंग, ये सेकंड कंप्रेशन रिंग, वायल कंट्रोल रिंग। तो मैंने क्या बोला, रिंग जो है, जो पिस्टन रिंग है वो 2 तरीके का होता है, कंप्रेशन रिंग और वायल कंट्रोल रिंग। लेकिन अगर पूछे आपको कि हम लोग कितना जो है टोटल रिंग प्रयोग करते हैं, तो टोटल रिंग का प्रयोग जो होता है यूज होता है 3 होता है, टॉप कंप्रेशन रिंग, सेकंड कंप्रेशन रिंग और वायल कंट्रोल रिंग। अभी तीनों का जो है, तीनों का जो प्रॉपर्टी है, तीनों का क्वेश्चन में दिया गया है, उसी के थ्रू मैं कवर कर दूंगा। तो अभी सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि क्या किया। ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ये हम लोग का पिस्टन क्राउन कहलाता है। ये साइड वाला पार्ट ये लैंड हो गया। ये इसके नीचेला पार्ट जो हम लोग का रिंग के नीचेला पार्ट हो गया वो पिस्टन स्कर्ट कहलाता है। ठीक, ये जो मैंने बोला कनेक्टिंग रॉड, और ये इसमें जो बियरिंग फिट हुआ कनेक्टिंग शाफ्ट का। ठीक, ये कनेक्टिंग रॉड बोल्ट है और ये हम लोग का स्नैप रिंग है, जिसके थ्रू इसके अंदर ही जो है कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जो है हम लोग का कनेक्ट रहता है। पूछता है कि कौन सा पिस्टन पिन के द्वारा तो कनेक्ट रहता है, कनेक्टिंग पिन और पिस्टन है ना, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन। तो गजियन पिन याद रखिए, क्या, गजियन पिन,
ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन, गैजियन पिन। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्रेशन रिंग और वायल कंट्रोल रिंग। नेक्स्ट आइए, इन एन इंजन द टेम्परेचर ऑफ द पिस्टन विल बी मोर। तो पिस्टन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा पिस्टन पे कहाँ होगा, तो हम लोग का जो है टेम्परेचर क्राउन ऑफ द पिस्टन सबसे ऊपर में ही, तो हम लोग ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, टेक्स प्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 46 नंबर। अब यहाँ पे देखिए तीनों जो है रिंग का क्वेश्चन आया है। 46 नंबर, द फंक्शन ऑफ ए फर्स्ट कंप्रेशन रिंग टॉप रिंग इज दैट। अब पूछा है फर्स्ट कंप्रेशन रिंग जो कि टॉप रिंग है, उसका हम लोग का फंक्शन क्या है, तो उसका पहला जो है जो मेंटेन क्या करता है, सील और प्रिवेंट एस्केप ऑफ बर्न्ड गैसेस एंड लॉस ऑफ प्रेजेंस इन द कंबशन चेंबर, है ना। वो क्या करता है, एक सील पैक एक बना सील्ड, वो क्या करता है, सील करता है और कंबशन को, जो कंबशन गैसेस वो बाहर नहीं निकलने देता, एस्केप नहीं होने देता। ठीक, तो ये हम लोग का फर्स्ट कंप्रेशन रिंग का ये। और अगर बात करें सेकेंड रिंग का, सेकेंड रिंग का क्या काम है, तो ये हम लोग क्या करेगा, 47 नंबर, हाँ 47 नंबर। देखिए सेकेंड रिंग का है तो कंप्रेशन रिंग एंड एड्स द टॉप रिंग इन सीलिंग एंड कूलिंग, है ना। सेकेंड रिंग का फंक्शन क्या है, तो वो कंप्रेशन रिंग कि ये क्या है, ये तो एक कंप्रेशन रिंग है, ये तो ये वर्ड स्टेटमेंट छोड़ दीजिए। कंप्रेशन रिंग ये क्या करता है, ऐड करता है टॉप रिंग को सीलिंग और कूलिंग के केस में। ठीक, वो क्या करेगा, टॉप रिंग को ऐड करता है, मतलब उससे कुछ भी क्षति होने से बचाता है ना। दूसरा रिंग जो सेकेंड रिंग है, जो उसके नीचे वाला रिंग है, और क्या करता है, सीलिंग और कूलिंग में मदद करता है उसको। द फंक्शन ऑफ वायल कंट्रोल रिंग। अब वायल कंट्रोल रिंग का क्या है, मैंने क्या बोला था कि जो भी हम लोग लुब्रिकेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग क्या हो, वेस्ट ना होने दे, इसलिए हम लोग का वायल कंप्रेशन रिंग वहां पे यूज किया जाता है। तो प्रिवेंट इंजन वायल फ्रॉम गोइंग इनटू द कंबशन चैम्बर एंड रिटर्न एक्सेस लुब्रिकेटिंग वायल ऑफ द सिलेंडर वाल्व थ्रू द रिटर्न होल इन द पिस्टन टू द वायल पैन। बोल रहा है क्या कि इंजन वायल को प्रिवेंट करता है कंबशन चैम्बर में जाने में, और क्या करता है कि रिटर्न ना होने दे, लुब्रिकेशन वायल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको रिटर्न बैक ना होने दे लुब्रिकेशन वायल पैन में, इसलिए हम लोग वायल कंट्रोल रिंग का यूज करते हैं। या फिर कंबशन चैम्बर में जो है हम लोग का जो है लुब्रिकेशन वायल ना जाए, इंजन वायल ना जाए, इसलिए भी हम लोग वायल कंट्रोल रिंग का यूज करते हैं। तो सी नंबर। 49, द पिस्टन कंप्रेशन रिंग आर मेड ऑफ। अब पिस्टन कंप्रेशन रिंग किससे बन रहा था, तो कास्ट आयरन से। ठीक, नेक्स्ट, द लोअर सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ द पिस्टन विच इंप्रूव पिस्टन कूलिंग परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। तो मैंने क्या बोला, जो भी नीचे वाला जो पार्ट बच गया है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट बोलते हैं। एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं। देखिए ये टॉप कंप्रेशन रिंग हो गया, सेकेंड कंप्रेशन रिंग वायल कंट्रोल। ठीक, ये पिस्टन पिन, जो पिस्टन पिन जिससे कि हम लोग कनेक्टिंग रॉड और हम लोग का पिस्टन जिससे कनेक्ट रहता है। ठीक, ये पिस्टन स्कर्ट, जो भी हम लोग पिस्टन क्राउन और लैंड के नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो पिस्टन स्कर्ट। ये कनेक्टिंग रीड, यहाँ पे बियरिंग, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट जो हम लोग कनेक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट। एक क्वेश्चन और पूछता है कि वैसा कौन सा हम लोग का जो पार्ट है इंजन का पार्ट जो कि पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के जो कि ट्रांसमिट करता है मोशन को, तो वो क्या है, हम लोग क्रैंक शाफ्ट, क्योंकि इसी से कनेक्टेड रहता है ना, कनेक्टिंग रॉड से। नेक्स्ट आइए, द क्रिसेंट शेप्ड कैविटी ऑन द पिस्टन हेड टॉप सरफेस इज कॉल्ड। अब पूछा है क्रिसेंट शेप्ड कैविटी ऑन द पिस्टन हेड टॉप सरफेस। पिस्टन हेड का जो टॉप सरफेस है, जो क्रिसेंट शेप्ड कैविटी का रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वल्व रिसेस। क्या कहते हैं, वल्व रिसेस। नेक्स्ट आइए, द कनेक्टिंग रोड कनेक्ट्स द पिस्टन। देखिए वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, कनेक्टिंग रोड कनेक्ट करता है पिस्टन और किसको, तो क्रैंक शाफ्ट को। पिस्टन और किसको, क्रैंक शाफ्ट को। नेक्स्ट आइए 53, द फंक्शन ऑफ अ कनेक्टिंग रॉड इज। 53 का जो है ऑप्शन पूरा नहीं है, ए नंबर में टू टर्न। इसका जो है द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रोड क्या करता है, जो मैंने बताया कि ट्रांसमिट करता है मोशन किसको, पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड को, है ना। जो इसका जो है डी नंबर जो ऑप्शन करेक्ट है ना, वही ऑप्शन दिया हुआ है। ट्रांसमिट करता है हम लोग का, है ना, मोशन किससे, पिस्टन और कनेक्टिंग सॉरी क्रैंक शाफ्ट का। ठीक, नेक्स्ट आइए 54, द कनेक्टिंग रॉड इज अटैच टू द पिस्टन बाय द, है ना। और देखिए यहाँ पूछा है
कि कनेक्टिंग रॉड जो है पिस्टन के द्वारा किससे अटैच रहता है, तो पिस्टन पिन से। अगर वो पूछे पिस्टन पिन को क्या कहते हैं, तो गजियन पिन कहते हैं। यहाँ पे वो दिया नहीं है, यहाँ पिस्टन पिन ही डायरेक्ट मार देना है। द कनेक्टिंग रॉड लोअर एंड इज कनेक्टेड टू द रिलीवेंट डैश ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। अब बोल रहा है जो कनेक्टिंग रॉड है उसका जो लोअर एंड है कनेक्टेड रहता है रिलीवेंट डैश ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया था, जो कनेक्टिंग रॉड का जो लोअर एंड है ना, जो लोअर एंड है, देख रहे कनेक्टिंग रॉड बल्ब, यहाँ पे बेरिंग, यहाँ पे अगर और डायग्राम इसमें देखा जाए, कनेक्टिंग रॉड का देखिए यहाँ पे रॉड बियरिंग इंसर्ट यहाँ पे होता है, रॉड बियरिंग इंसर्ट। यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो दिया हुआ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। एक मतलब कि फिगर रहना चाहिए कनेक्टिंग रॉड की। तो जो बोला लोअर एंड जो रहता है कनेक्टेड रहता है किससे रहता है, बिग एंड, क्रैंक आर्म, जर्नल या फिर स्मॉल एंड से, ठीक। तो किससे कनेक्टेड रहता है, तो याद रखिएगा जर्नल ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। किससे, तो जर्नल ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जर्नल आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में अगर बात करें तो, ठीक। ये जो क्रैंकशाफ्ट का जो जर्नल है इसी से कनेक्टेड रहता है, जो हम लोग का ये जो लास्ट पार्ट है, जो क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है द कनेक्टिंग रॉड आर जनरली मेड ऑफ, तो जो हम लोग देख रहे हैं बार बार कनेक्टिंग रॉड इस तरीके से हम लोग का बना हुआ है ना, इस तरीके से, सॉरी, क्योंकि हम लोग का देख रहा हूं मैं आई शेप का है, कुछ इस प्रकार से आई शेप का ही है, तो इसको आई शेप मार दीजिएगा यहाँ पे, ठीक, आई शेप। नेक्स्ट है ये व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज फॉर मेन बियरिंग एंड कनेक्टिंग नॉट बियरिंग, तो प्लेन बियरिंग यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, सिंपल जो बियरिंग यूज करते हैं हम लोग वही बियरिंग यूज करते हैं मेन बियरिंग और कनेक्टिंग रॉड बियरिंग को यूज करने के लिए। द क्रैंक शाफ्ट ऑफ अ टिपिकल इनलाइन 4 सिलेंडर हैज डैश बैलेंस वेट। अब क्रैंक शाफ्ट में अगर टिपिकल इनलाइन 4 सिलेंडर है तो उसमें जो बैलेंस वेट यूज करेंगे उसमें 8 वेट बैलेंस वेट यूज करेंगे। ये सब मतलब याद रखने का चीज है। कितना बैलेंस वेट, 8 बैलेंस वेट। नेक्स्ट आइए, द कैम शाफ्ट इन एन इंजन इज ऑलवेज माउंटेड, है ना। अब बोल रहा है कैम शाफ्ट जो माउंट किया जाता है, कहाँ माउंट किया जाता है, तो पैरेलल टू द क्रैंक शाफ्ट, हमेशा जो है क्रैंक शाफ्ट के पैरेलल जो है माउंट किया जाएगा, है ना। अगर बात करें इसका, देखिए कहाँ चला गया, हाँ, अगर बात किया जाए कैम शाफ्ट का, ये दिखाते हैं आपको कैम शाफ्ट क्या था। कैम शाफ्ट क्या करता है हम लोग का, ओपनिंग और क्लोजिंग द वाल्व, है ना, क्लोजिंग और ओपनिंग द वाल्व के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, कैम शाफ्ट का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये डायग्राम देखिएगा, यहाँ पर ये डायग्राम देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ, ये हम लोग का कैम शाफ्ट, ये कैम शाफ्ट हो गया, ये जो है हम लोग क्रैंक शाफ्ट हो गया, और यहाँ पे पिस्टन लगा। तो ये पूछा है कैम शाफ्ट जो है किस कंडीशन किस हिसाब से लगा रहता है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहता है। और ये क्या करता है, जो वाल्व का जो है ओपनिंग और क्लोजिंग एग्जैक्ट टाइम पे कब ओपन और कब बंद करना है, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैम शाफ्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कैम शाफ्ट का यूज करते हैं, ठीक। तो ये चीज नेक्स्ट है ना, तो पैरेलल टू द क्रैंक शाफ्ट। नेक्स्ट 61 नंबर, द पोर्शन ऑफ ए क्रैंक शाफ्ट विच रेस्ट ऑन सिलेंडर ब्लॉक इज कॉल्ड मेन जर्नल। बोल रहा है क्या, जो भी पोर्शन जो क्रैंक शाफ्ट पे रेस्ट कर रहा है सिलेंडर ब्लॉक में, क्या उसको मेन जर्नल कहते हैं, तो यस, उसको क्या कहते हैं, मेन जर्नल कहते हैं। 61 का ए। नेक्स्ट 62, द टाइमिंग बेल्ट इज अटैच्ड टू द क्रैंकशाफ्ट पुली एंड, है ना। टाइमिंग बेल्ट किससे अटैच रहता है, कैमशाफ्ट पुली और टाइमिंग बेल्ट ड्राइव पुली। तो ये टाइमिंग बेल्ट क्या है, कब हम लोग का जो वाल्व को ओपन करना है और कब बंद करना है ना, तो जो टाइमिंग बेल्ट एक लगा रहता है, कैमशाफ्ट पुली और टाइमिंग बेल्ट ड्राइव पुली दोनों के बीच में जो है टाइमिंग बेल्ट लगा रहता है, ताकि जो है सही टाइम पे जो है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वाल्व हो सके, ठीक। नेक्स्ट आइए 63, द पिस्टन द मोशन ऑफ द कैम इज ट्रांसफर्ड टू द वाल्व थ्रू। अब बोला मोशन ऑफ कैम, है ना, कैम का जो मोशन है कैसे ट्रांसफर किया जाता है वाल्व को, तो वो हम लोग का रॉकर आर्म के द्वारा,
किसके द्वारा? तो रॉकर आर्म के द्वारा। रॉकर आर्म कुछ इस प्रकार का रहता है, कुछ इस प्रकार का ही बना रहता है रॉकर आर्म। इसमें क्या, इससे क्या रहता है, इससे हम लोग का जो है कैम शाफ्ट अटैच रहता है और क्या करता है, मतलब कि टाइमिंग बेल्ट के जरिए जो है ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वाल्व जो है मोशन को कंट्रोल करता है। ठीक, तो ये रॉकर आर्म। नेक्स्ट है 64, वाल्व ओवरलैप इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ कैमशाफ्ट रोटेशन ड्यूरिंग विच। तो वाल्व ओवरलैप क्या है? ऐसा टाइम जब हम लोग का जो है एग्जॉस्ट पर पोर्ट और इनलेट पोर्ट दोनों जो है ओपन रहे, या फिर दोनों क्या रहे, क्या मैंने बोला, ओपन रहे, दो बोथ वाल्व्स आर ओपन रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का वाल्व ओवरलैप। तो वाल्व ओवरलैप जनरली जो है 30 डिग्री के लिए रहता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आने वाला है। तो वाल्व ओवरलैप 4 सिलेंडर स्ट्रोक के केस में अगर बात की जाए, पेट्रोल इंजन के केस में, तो 30 डिग्री तक रहेगा। कितना डिग्री तक? तो 30 डिग्री तक। नेक्स्ट, द क्रैंक शाफ्ट ऑफ ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन रनिंग एट 1000 आरपीएम विल रन एट। अब बोल रहा है कैम शाफ्ट जो है 1000 आरपीएम में रन कर रहा है अगर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में, तो हम लोग का मतलब कि डीजल इंजन जो है 1000 आरपीएम में रन कर रहा है, तो बोल रहा है कैम शाफ्ट का जो है हम लोग का आरपीएम कितना रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है वो कितना रहता है, 1/2 रहता है। तो कितना रहता है? आधा रहता है, 500 रहेगा आरपीएम। नेक्स्ट सीक्वेंस पूछा है 4 स्ट्रोक केस में, जैसा हम लोग जानते हैं पहले सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। देखिए सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जरा देखते हैं हम लोग ओवरव्यू पूरा डायग्राम से इसमें कैसे कैसे होता है। देखिए ये हम लोग का सबसे पहले सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट हो रहा है। सक्शन केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग का इनटेक वाल्व ओपन हुआ है और क्या हो रहा है, हम लोग का एयर जो है यहाँ पे इंटर किया है। दूसरा केस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, तो हम लोग क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर अब जाएगा पिस्टन और एयर जो एयर इनटेक हुआ वो हम लोग कंप्रेस करेगा। इस कंडीशन में दोनों वाल्व हम लोग का क्लोज रहेगा। तीसरा कंडीशन में हम लोग का पावर स्ट्रोक है, तो जैसे ही कंप्रेस होगा एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन हम लोग क्या करेगा, स्पार्क प्लग यहाँ पे इग्नाइट होगा और जो है स्पार्किंग क्रिएट होकर के हम लोग कंबसन करेगा, फ्यूल को हम लोग को बर्न कराएगा। यहाँ पे इनटेक होता है क्या, एयर और फ्यूल दोनों का रेशियो। तीसरा है एग्जॉस्ट के, तो जो भी हम लोग कंबसन हुआ है हम लोग का एग्जॉस्ट गैस यहाँ से हम लोग का एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। ये 4 प्रोसेस होता है हम लोग का 4 स्ट्रोक कंप्रेशन 4 स्ट्रोक इंजन में। ठीक, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। या तो बात करें हम लोग डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन, दोनों एक ही तरह के होता है, सिर्फ इनटेक जो दोनों का अलग अलग रहता है। 68, इन पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक तो एयर एंड फ्यूल दोनों लेते हैं। नेक्स्ट आइए, डीजल इंजन के केस में तो ओनली एयर, इसे बताने वाली चीज नहीं। ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक द इनसाइड प्रेशर ऑफ सिलेंडर, ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, मोर देन लेस देन में लोग अंतर करना गड़बड़ कर देते हैं। इसमें क्या है, पूछता है क्या कि कोई भी सक्शन स्ट्रोक के केस में है ना, कोई भी चीज जैसे कि जो भी हम लोग जानते हैं कि हायर से लोअर की तरफ बढ़ता है, ना कि लोअर से हायर की तरफ। ठीक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल एड ना लगा दे, जो कि हम लोग क्या है क्लॉसेस्ट स्टेटमेंट पढ़े थे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि हम लोग का हायर टेम्परेचर से ही लोअर टेम्परेचर में पड़ेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल एड ना लगा दिया जाए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जब हम लोग का सक्शन स्ट्रोक होता है तो सिलेंडर जो है प्रेशर जो है सिलेंडर के अंदर कम होगा या ज़्यादा होगा। सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी तो एटमॉस्फेयर से हम लोग क्या होगा, सिलेंडर की ओर जो है हम लोग का इंटेक करेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर सिलेंडर के अंदर हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो हम लोग क्या होगा, वो बाहर निकलेगा ना कि अंदर आएगा। तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक द इनसाइड प्रेशर ऑफ सिलेंडर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, प्रेशर कम रहना चाहिए, तभी तो हम लोग क्या करेगा, वो इंटेक करेगा। सिलेंडर के अंदर जो है हम लोग का क्या होगा, एयर जो है इंटेक करेगा, नहीं तो क्या होगा, वो तो बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, when the piston is at TDC the volume above the piston in the combustion chamber is the, अब बोल रहा है कि जब कोई पिस्टन जो है TDC पर रहेगा तब जो है जो वॉल्यूम होगा above the piston in the combustion chamber is the, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या कहते हैं उसको, क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए, क्वेश्चन याद रखिएगा क्या बोला है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे
बोल रहा है कि कोई जो पिस्टन है हम लोग का टीडीसी पे है, टीडीसी पे टॉप डेड सेंटर पे, तो जो भी हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का जगह बचा है, जो स्पेस बचा है हम लोग का, ये उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या कहेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं उसको, ठीक। और जब हम लोग का टीडीसी जब बीडीसी पर रहेगा तो ये जो वॉल्यूम है उसको क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। और जब दोनों वॉल्यूम को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का टोटल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। 72 द एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम पेट्रोल इंजन कंटेंट्स, तो सभी चीज कंटेन करता है क्या है, पेट्रोल वेपर, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज, ठीक। नेक्स्ट है द केस नहीं है, द ईज विथ विच पेट्रोल वेपराइज इज कॉल्ड इट्स, है ना। पूछा है क्या, पेट्रोल जिस आसानी से वेपराइज करता है वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका वोलेटिलिटी कहलाता है, वोलेटिलिटी, ठीक, उड़नशीलता। द फॉर्मूला फॉर आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला बहुत ही आसान, ऑक्टेन मतलब 8 होता है, तो जिसमें जो है 8 रहेगा उसी को टिक कर देंगे, C8H18, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए, बोला है क्या, ए पेट्रोल दैट डेटोनेट्स इजिली, कोई पेट्रोल इंजन है जिसमें डेटोनेशन इजिली हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लो ऑक्टेन पेट्रोल। क्या कहेंगे, लो ऑक्टेन पेट्रोल कहते हैं उसको। ऐसे भी जानते हैं जो पेट्रोल इंजन का जो रेटिंग हम लोग करते हैं वो ऑक्टेन नंबर से करते हैं, और जो डीजल इंजन का हम लोग रेटिंग करते हैं वो किससे करते हैं, तो C10 नंबर से करते हैं। तो जिसमें डेटोनेशन इजीली होगा उसमें लो ऑक्टेन पेट्रोल कहेंगे उसको। इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम इंजेक्शन एंड द टाइम ऑफ इग्निशन, उसको हम लोग कहते हैं क्या, डिले पीरियड, है ना। डीजल इंजन में जब टाइम ऑफ इंजेक्शन और टाइम ऑफ इग्निशन, मतलब कि इंजेक्शन, टाइम ऑफ इंजेक्शन मतलब कि जिस टाइम जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है और जिस टाइम हम लोग का जो फ्यूल का इग्निशन हुआ है, दोनों के बीच का जो हम लोग का जो समय देरी हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कहते हैं डिले पीरियड। मतलब कि उतना देरी हुआ हम लोग का फ्यूल को इग्नाइट करने में। द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ पेट्रोल कॉमर्शियली अवेलेबल इज, अब पूछा है क्या, जो ऑक्टेन रेटिंग जो होता है, अगर बात करें हम लोग, अगर बात करें पेट्रोल केस में तो 85 से 95 होता है, 85 से 95। और अगर सीएनजी का बात बोलेगा, हाँ तो सीएनजी का अगर बात करेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 78 नंबर शायद क्वेश्चन छूट गया है, 77 78 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का सीएनजी का अगर पूछेगा, सीएनजी का 120 रहता है, कितना रहेगा, 120 रहता है। और अगर वही बात करें कि कितना अगर प्रेशर रहेगा तो वो 200 बार रहता है, कितना रहेगा, 200 बार रहेगा। लेकिन अगर रेटिंग पूछेगा तो 120, कितना, 120। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू अगर पूछेगा पेट्रोल का तो 42.7 से 43.5 मेगाजूल प्रति केजी, है ना। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। 81 द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज पेट्रोल, स्पेसिफिक ग्रेविटी पेट्रोल का कितना होता है, 0.75, कितना, 0.75। नेक्स्ट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल, तो डीजल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा 42.5 मेगाजूल प्रति किलोग्राम। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे डीजल का तो पेट्रोल से कुछ ज़्यादा 0.85। 84 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डीजल फ्यूल इज इन द रेंज ऑफ, है ना, तो रेंज इसका जो हम लोग कितना होता है 180 से 360 डिग्री, है ना, 180 से 360 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट डीजल का। द रेटिंग ऑफ CI डीजल इंजन, तो डीजल इंजन के लिए मैंने बोला था क्या, C10 नंबर। पेट्रोल इंजन का पूछेगा था क्या, ऑक्टेन नंबर, ठीक। द C10 नंबर ऑफ ए डीजल फ्यूल इज अ मेजर ऑफ, C10 नंबर डीजल इंजन केस में वो क्या मतलब उसका मेजर करता है, तो डिले पीरियड को उसका मेजर करता है। क्या मेजर करेगा, तो डिले पीरियड को याद रखना है। द C10 रेटिंग ऑफ डीजल फ्यूल इज इन द ऑर्डर ऑफ, है ना, तो वो कितना ऑर्डर करा था, 45। C10 नंबर जो डीजल इंजन केस में रेटिंग कितना रहेगा, 45। और अगर बात कर रहे थे हम लोग पेट्रोल इंजन में तो 85 से 95 याद रखिएगा हम लोग का ऑक्टेन नंबर। डीजल इंजन में C10 नंबर 45। इन द एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट बिफोर द स्पार्क प्लग प्लेस्ड एट स्पार्क प्लग द कंडीशन इज कॉल्ड, बोल रहा है एयर फ्यूल मिक्सचर क्या है, पहले इग्नाइट कर जा रहा है, जब स्पार्क प्लग का स्पार्किंग हो रहा है उससे पहले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री इग्निशन कहते हैं। जिससे कि जिसमें उस कंडीशन से क्या होता है हम लोग का, इससे क्या होता है, डेटोनेशन ओकर होता है या फिर नॉकिंग की कंडीशन। अच्छा 88 नंबर फिर से लगता है क्वेश्चन आ गया, ठीक, प्री इग्निशन। 89 वन इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन, है ना, वन इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन क्या है, तो इस जो ऑप्शन दिया है वो क्या हम लोग का लॉस ऑफ पावर होता है।
पावर का, हम लोग का शक्ति का जो है हानि होता है। द फ्यूल दैट डेटोनेट्स इजिली, वैसा फ्यूल जो डेटोनेट इजिली होता है, तो ये एन हेप्टेन, ये सब जो है पूरा थर्मोडायनेमिक में जो है फ्यूल और कंबसन है, मैंने पूरा बताया था, है ना। और ये सब थ्योरेटिकल है, आपको खुद याद रखना पड़ेगा। एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होगा, अगर 2 रिच है, अगर पूछे 2 रिच पूछे, है ना, एयर फ्यूल मिक्सचर केस में, तो 10:1 क्या है, 10:1। अब देखिए अगला जो फायरिंग ऑर्डर याद रखना है, कैसे याद रखना, अगर इन लाइन पूछे, इन लाइन कहने का मतलब क्या है ना, और इवन एक साथ रखेंगे 1 3 4 2, है ना, पहले और फिर इवन, ठीक, 1 3 4 2। अगर पूछे अपोज्ड, अपोज्ड मतलब एक दूसरे के उल्टा, तो 1 4 और 3 2, सॉरी ये तो आपका इन लाइन का था, मतलब क्या है 1 3 4 2 अपोज, है ना, मतलब कि ये क्या रहेगा, एक दूसरे के जस्ट उल्टा, ठीक, पहले ऑड फिर इवन, फिर ऑड फिर इवन, ठीक, 1 4 3 2, इस तरह से याद रख सकते हैं, कभी भुलाइएगा नहीं। द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल एज कम्पेयर टू, अब सेल्फ इग्निशन डीजल का जो है हम लोग क्या कम होता है कि ज़्यादा होता है, तो कम होता है, इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग डीजल इंजन को क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन कहते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ता है। इन केस ऑफ डीजल कार द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इज द ऑर्डर ऑफ, तो डीजल इंजन जो डीजल कार में जो है प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन कितना होता है, 45 बार रहता है ना, कंप्रेशन के बाद जो उसका प्रेशर कितना होता है, 45 बार। 96 द डीजल इंजन एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर, तो डीजल इंजन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, तो हम लोग का बड़ा फ्लाईव्हील चाहिए, बिगर फ्लाईव्हील एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट आइए 97 द ऑटो इग्निशन इन स्पार्क इंजन मीन्स, है ना, ऑटो इग्निशन इन स्पार्क इग्निशन मीन्स क्या होता है, तो जो भी मतलब कि इग्निशन पहले हो गया स्पार्किंग पहले, उसको क्या कहते हैं, ऑटो इग्निशन। वो किस कारण से होता है, तो मतलब कि हीट जो हो जाता है ना, जो हम लोग का सिलेंडर जो है हम लोग का हीट हो जाता है, एक्सेस हीट, उसके कारण जो ऑटो इग्निशन हो जाता है। इग्निशन ऑफ द चार्ज बिफोर द पैसेज ऑफ द फ्लेम फ्रंट, ठीक। नेक्स्ट आइए 98 द कैम्पशाफ्ट इज ड्रिवन बाय द क्रैंकशाफ्ट वाया द टाइमिंग बेल्ट, है ना, तो ये सही है, जैसा कि हम लोग का टाइमिंग बेल्ट मैंने आपको बता दिया है कि सही टाइम पे जो है हम लोग का वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग हो, इसलिए टाइमिंग बेल्ट से कनेक्टेड रहता है क्या, कैमशाफ्ट, और किस डायरेक्शन में, तो पैरेलल टू द क्रैंकशाफ्ट, ठीक। 99 द मोशन ऑफ द कैम इज ट्रांसफर्ड टू द रॉकर आर्म मूविंग इट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दिस रॉकर आर्म मोशन then forces the valve downward against the force in the valve spring so that the valve can open, तो ट्रू है ये, है ना। रॉकर आर्म मैंने बताया था, रॉकर आर्म के जरिए क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वाल्व जो हम लोग का पॉसिबल है करेक्ट टाइम पे, वो टाइमिंग बेल्ट के जरिए होता है। लेकिन रॉकर आर्म के जरिए क्या होता है, वो टैपेड वाल्व की तरह होता है। इस तरह से मैंने बताया, दोनों साइड कुछ इस प्रकार से बना रहता है, चिड़िया के पंख की तरह, ठीक, उस प्रकार से बना रहता है। एक और क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द वाल्व क्लियरेंसेस, 100 नंबर आज का लास्ट जो है, कि इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द वाल्व क्लियरेंसेस एज दे allow for lengthening of the valve owing to the heat combustion, allow for the lengthening of valve and owing the heat combustion, ठीक। तो आज के लिए 100 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, बाकी जो है 101 क्वेश्चन नंबर से अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। मैं 3 वीडियो में जनरली अगर चाहूँगा खत्म करना चाहूँगा, ठीक। अगर बीच में अगर क्वेश्चंस अगर वैसा आ जाता है, ऐसे ऑटोमोबाइल में ज़्यादा कुछ जानने लायक है नहीं, आईसी इंजन का पार्ट ज़्यादा कंटिन्यू कर रहा है। 100 क्वेश्चन तक जितना वही थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाया था, वही चीज़ जो है मैक्सिमम 90% वही चीज़ था, ठीक। बाकी जो 10-15% था वो सिलेंडर ब्लॉक जो भी उसका जो नॉमेनक्लेचर था उसके जरिए, है ना, हम लोगों ने देखा। बाकी जो इसमें जो है हम लोग का फ्लाईव्हील आएगा, गवर्नर आएगा, है ना, कितना तरह का हम लोग का टाइमिंग वाल्व डायग्राम भी आएगा, है ना, ये सब चीज़ अभी आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 100 क्वेश्चन तक। 101 क्वेश्चन नंबर से अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, ठीक, 101 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।